नमस्कार, मैं सुमंत। डे 41 है ये हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। आज क्वेश्चंस हैं आपके लिए मॉडर्न इंडिया, इंडियन इकोनॉमी और पॉलिटी पे। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा वीडियो पॉज करके और फिर आगे एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। जो पहला सवाल है वो कह रहा है, विथ रेफरेंस टू जीडीपी डिफ्लेटर एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखो, इन्फ्लेशन को नापने के कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारे तरीके हैं। इन्फ्लेशन को आप नाप सकते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से भी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी और जीडीपी डिफ्लेटर से भी। ठीक है, अब तीनों में अंतर क्या है? डब्ल्यूपीआई में केवल और केवल गुड्स को देखते हैं, इसीलिए डब्ल्यूपीआई का जो इन्फ्लेशन है वो हमें रियल इन्फ्लेशन नहीं बताता, क्योंकि इसमें केवल गुड्स है और हम लोग कंज्यूम सर्विसेज भी करते हैं। आप जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो सर्विस है ना वो। अगर स्कूल की का जो फी है बढ़ गया तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सीपीआई में गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड करते हैं और सेम होता है जीडीपी डिफ्लेटर में भी। यहाँ पर भी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सीपीआई में जो इंपोर्टेड गुड्स है वो भी काउंट होता है, मगर जीडीपी डिफ्लेटर में इंपोर्टेड गुड्स काउंट नहीं होता। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर में केवल वही गुड्स सर्विसेज काउंट होती हैं जो भारत के अंदर बनी है। क्लियर है? जो गुड्स एंड सर्विसेज भारत के अंदर बनी हैं केवल वही काउंट होता है डिफ्लेटर में, मगर सीपीआई में दोनों, जो भारत में बनी है, भारत के बाहर बनी है, दोनों काउंट होता है। ठीक है, पहला कह रहा है सीपीआई इंक्लूड इंपोर्टेड गुड्स बट डिफ्लेटर डज नॉट। पहला करेक्ट है। जो सीपीआई है वहाँ पर गुड्स का वेट कांस्टेंट है, हमने फिक्स कर रखा है। सीपीआई में गुड्स का जो वेट होता है वो कांस्टेंट होता है, जब तक हम चेंज ना करें तो चेंज नहीं होता। मगर डिफ्लेटर में क्या होता है, जिस साल जो सामान जितना ज़्यादा बना उसका उतना ज़्यादा वेट। डिफ्लेटर होता क्या है पहले ये समझो। जीडीपी डिफ्लेटर मतलब होता है आपका नॉमिनल बाय रियल, जीडीपी इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल वाले में आपका इन्फ्लेशन भी होगा, रियल वाले में इन्फ्लेशन नहीं होगा। मान लो कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 107 और जो रियल जीडीपी है वो है 100 गुने 100 हो गया, मतलब कि आपके यहाँ 7% का इन्फ्लेशन हो गया। ठीक है ना, आपने सामान बनाया 100 रुपये का, मगर उसका नॉमिनल वैल्यू 107 रुपये है, मतलब कि आपका जो सामान है उसका दाम रियल में, जैसे कि उसका दाम कितना है इन्फ्लेशन मिला करके 107 रुपये, तो कितना इन्फ्लेशन 7% हो गया। तो ऐसे ही जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है इसमें सारे के सारे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज काउंट होते हैं। दैट्स वाई among WPI, CPI and deflator is the best measure, best for calculating inflation, क्योंकि इसमें हम लोग सारे गुड्स एंड सामान के दाम में बदलाव देख लेते हैं। आपका जो यहाँ पर सेकंड है वो भी करेक्ट है, सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। फॉरवर्ड ब्लॉक को इस्टेब्लिश किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, पहला करेक्ट है। इट्स फॉर्मेशन लेड टू आउस्टर फ्रॉम कांग्रेस। देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के कारण नहीं, हुआ क्या था कि बोस जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो रेजोल्यूशन था उसका प्रोटेस्ट किया था। अब बात यह है कि प्रोटेस्ट करने के बाद, और ये प्रोटेस्ट ऑल इंडिया था, तो इसको करने के बाद उन पर जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो लिया गया था, उनको पार्टी से बाहर निकाला भी नहीं गया था।
बंगाल प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का जो बॉडी है वहाँ से उनको रिमूव किया गया था और ये कहा गया था कि कांग्रेस में आप 3 साल तक कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते। तो केवल पहला सही है, उनका आउस्टर नहीं हुआ था कांग्रेस से, तो यहाँ पर दूसरा गलत है, ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे आपको मैंने कल एक वो लिस्ट दिया था ना सारे सेशन का, वहाँ पर आप देखो एक चीज़ मैंने डाली थी, 1938 में सेशन हुआ था हरिपुरा में, ठीक है ना, प्रेसिडेंट कौन थे, बोस। अब हरिपुरा के सेशन में जो आपका नेशनल प्लानिंग कमेटी है वो सेटअप किया गया था अंदर जवाहरलाल नेहरू। 1939 में बोस जी दोबारा रीइलेक्ट होते हैं मगर वो रिज़ाइन कर देते हैं क्योंकि उनका मनमुटाव हो जाता है गांधी जी से। ठीक है, बोस के हटने के बाद जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो अपॉइंट होते हैं और बोस फॉरवर्ड ब्लॉक को फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जो ए वन ओनली है वो करेक्ट आंसर है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था 1939 में और इसी साल जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वहाँ से, फिर वो सब आ गए थे क्योंकि ब्रिटेन ने बिना इंडियन को कंसल्ट किए ही वर्ल्ड वॉर 1 में वॉर डिक्लेयर कर दिया था जर्मनी के अगेंस्ट भारत की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं फर्स्ट लॉ कमीशन के बारे में। जो पहला लॉ कमीशन है उसको हेड किया था मैकाले ने, न कि हेस्टिंग ने, तो मैकाले ने किया था। पहला गलत, आपने यहाँ पर ए एलिमिनेट कर दिया, डी एलिमिनेट कर दिया। अब तुम यहाँ पर एक बात और समझो, जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, जो मैकाले है, इन्होंने इंडियन पेनल कोड को डिज़ाइन किया, बनाया। जो क्रिमिनल और सिविल लॉ हैं दोनों को उन्होंने कोडिफाई किया, मतलब कि अब से पूरे देश में एक ही लॉ अप्लाई होगा और किसी भी जाति किसी भी धर्म के लिए सेम लॉ अप्लाई होगा। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो लॉ कमीशन था उसने देश को जुडिशियली यूनिफाई किया। ठीक है, तो लॉ कमीशन का एम क्या था, इंडियन लॉ को कोडिफाई करना, सेकंड सही है। इंडियन पेनल कोड इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ड्राफ्ट किया गया, तो थर्ड सही है। पहला गलत था, बाकी दोनों करेक्ट, दैट्स वाई बी 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ये जो इंडियन पेनल कोड, जो आपका फर्स्ट लॉ कमीशन है और जो कोड हैं वो सब बनाए गए थे चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंतर्गत 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, उसके 3 साल के बाद 1920 में जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो बनाया गया था और उस पर काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस था रशियन रेवोल्यूशन का, जो लेबर का पार्टिसिपेशन हुआ था रेवोल्यूशन में उसका। तो लाला लाजपत राय जी वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला करेक्ट है। लाला लाजपत राय जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था इस ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बनाने में। ये बना था 1920 में बताया, और दीवान चमन लाल ये भी इसमें शामिल थे, वो इसके जनरल सेक्रेटरी बने। सेकंड जो है वो गलत है, यूनियन अपील्ड टू वर्कर टू रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो चाहते थे कि जो लेबर हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और जो नेशनल पॉलिटिक्स है ना उसमें पार्टिसिपेट करें, मतलब कि लेबर पार्टिसिपेशन को बढ़ाना ये भी इनका ऑब्जेक्टिव था। लाला लाजपत राय जी पहले आदमियों में से एक थे जिन्होंने कैपिटलिज्म को इम्पीरियलिज्म से लिंक किया, वरना हमारे यहाँ क्या था कि हम लोग एक मॉडल मान रहे थे कैपिटलिज्म को, कि कैपिटलिज्म आएगा तभी देश डेवलप हो पाएगा। ठीक है, उन्होंने ये जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उन्होंने एक चीज़ इस्टेब्लिश करी कि जो वर्किंग क्लास है उनका काफ़ी क्रूशियल रोल रहेगा ये जो इम्पीरियलिज्म है उसको फाइट करने में। तो यूनियन डिड नॉट अपील टू वर्कर टू रिफ्रेन फ्रॉम पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा कि जो तुम ज्वाइन करो पॉलिटिक्स को। तो सेकंड गलत हो गया, पहला करेक्ट है, ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के बारे में। देखो, पब्लिक एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डेवलपमेंटल, दूसरा होता है नॉन डेवलपमेंटल। तो जो आपका डेवलपमेंटल है उसमें क्या क्या आएगा? डेवलपमेंटल में आएगा जो भी खर्चे आप करते हैं सोसाइटी पे, कम्युनिटी पे, सर्विसेज पे, इकोनॉमिक सर्विसेज पे, वो सब डेवलपमेंटल पे आएगा। ठीक है। और जो आपका रेगुलर खर्चा है, जो आपका रेगुलर खर्चा है जिसको हटाना बहुत मुश्किल है, वो सब नॉन डेवलपमेंटल में आएगा। मतलब कि आपका कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है उससे। जैसे कि आपने जो लोन लिया था उसके लिए ब्याज चुकाते हैं, सब्सिडीज देते हैं, ठीक है ना, टैक्स कलेक्ट करते हैं तो ऑफिसर को आप सैलरी देते हैं, भत्ता देते हैं, नोट छापने का जो खर्चा है वो भी इसमें आता है, ऑडिट करने का जो कॉस्ट है वो भी इसमें आता है। तो जो भी रेगुलर खर्चे हैं, रेगुलर एक्सपेंडिचर हैं, वो सब नॉन डेवलपमेंटल में आएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो सरकार चलाने में जो भी सैलरी देनी पड़ती है, पेंशन देना पड़ता है, इसको हटा नहीं सकते ना। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जो खर्चा पड़ता है वो सब भी, ठीक है। तो 1, 2 टैक्स कलेक्शन, तीनों के तीनों नॉन डेवलपमेंटल में आता है। मतलब कि रेगुलर खर्चे हैं, इससे आप कुछ पुल रोड बना नहीं रहे, केवल ये पैसा आपका जा रहा है मेंटेनेंस में। तो 1, 2 एंड 3 तीनों सही है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।